हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके साथ रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। इन अ क्वालिटेटिव रिसर्च प्रपोजल यू वुड नॉट एक्सपेक्ट टू सी अ। क्वालिटेटिव रिसर्च प्रपोजल में इन सभी ऑप्शंस में से ऐसा वो कौन सा ऑप्शन है जिसको आप क्वालिटेटिव रिसर्च प्रपोजल बनाते समय इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। पहला है रिसर्च क्वेश्चन, दूसरा है रिसर्च एम, तीसरा है हाइपोथेसिस और लास्ट है ऑपरेशनल डिफिनेशन। गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च प्रपोजल में वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो उसको बनाते समय इंक्लूड किए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं। गाइस, ये वो बेसिक एलिमेंट या कंपोनेंट हैं जो क्वालिटेटिव रिसर्च प्रपोजल को बनाते समय इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें से पहला है हमारा टाइटल, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, तीसरा है लिटरेचर रिव्यू, चौथा है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पांचवा है रिसर्च मेथोलॉजी, छठा यूटिलाइजेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ रिजल्ट, सातवां है वर्क प्लान, आठवां है रिसोर्सेज एंड बजट और लास्ट में हमारा है रेफरेंसेस। ये सभी वो कंपोनेंट हैं जो क्वालिटेटिव रिसर्च प्रपोजल बनाते समय इंक्लूड किए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च प्रपोजल को बनाते समय हम लोग रिसर्च क्वेश्चन को, रिसर्च एम को और ऑपरेशनल डिफिनेशन को कंसीडर करते हैं, जबकि हाइपोथेसिस को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो इस बेसिस पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। गाइस, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है, इस क्वेश्चन में क्वालिटेटिव रिसर्च प्रपोजल बोला था, इसलिए हाइपोथेसिस इसका करेक्ट आंसर होगा। यहीं पे अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रपोजल बोलता तो ये सभी चारों ऑप्शंस इसमें इंक्लूड किए जाते, बट यहाँ पे क्वालिटेटिव पूछा था तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाइपोथेसिस। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ रिसर्च टिपिकली कंडक्टेड बाय टीचर, काउंसलर एंड अदर प्रोफेशनल टू आंसर क्वेश्चन दे हैव एंड टू स्पेसिफिकली हेल्प देम सॉल्व लोकल लेवल प्रॉब्लम। ऐसी रिसर्च का कौन सा वो फॉर्म है जो लोकल लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीचर, काउंसलर और अदर प्रोफेशनल के द्वारा यूज़ की जाती है। पहला ऑप्शन है हमारा बेसिक रिसर्च, दूसरा है हमारा प्रेडिक्टिव रिसर्च, तीसरा ऑप्शन है हमारा ऑपरेशनल रिसर्च और लास्ट है हमारा एक्शन रिसर्च। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स एक्शन रिसर्च। तो आइए गाइस हम लोग एक्शन रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। एक्शन रिसर्च को सबसे पहले कर्ट लेविन ने दिया था। एक्शन रिसर्च को हम लोग साइकिल ऑफ एक्शन और साइकिल ऑफ इंक्वायरी भी कहते हैं। एक्शन रिसर्च का जो यूज़ किया जाता है वो टीचर, काउंसलर और अदर प्रोफेशनल और प्रैक्टिशनर के द्वारा किया जाता है। एक्शन रिसर्च को हम लोग लोकल लेवल प्रॉब्लम या इमीडिएट प्रॉब्लम का इमीडिएट सोल्यूशन निकालने के लिए यूज़ करते हैं। और गाइस, एक्शन रिसर्च का एक प्रोसेस होता है, तो आइए हम लोग प्रोसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि एक्शन रिसर्च का क्या प्रोसेस होता है। गाइस, ये है वो प्रोसेस जो एक्शन रिसर्च को करते समय फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है हमारा प्लान का, दूसरा होता है एक्ट का, तीसरा होता है ऑब्जर्व का और लास्ट होता है रिफ्लेक्ट का। तो आप इन सभी स्टेजेस को याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं, तो प्रोबेबली चांसेस हैं कि इस बार भी ये क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीयरमैन कोरिलेशन इज यूज्ड विद। स्पीयरमैन कोरिलेशन किसके साथ यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा ऑर्डिनल डेटा, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा इंटरवल डेटा, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा नॉमिनल डेटा और लास्ट है हमारा रेशियो डेटा। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स ऑर्डिनल डेटा। स्पीयरमैन कोरिलेशन का जो पूरा नाम है वो है स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, और ऑर्डिनल डेटा के अंदर भी हम लोग वेरिएबल को रैंक और ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्डिनल डेटा। तो आइए हम लोग स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। द स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन इज द नॉन पैरामीट्रिक वर्जन ऑफ द पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन एक नॉन पैरामीट्रिक वर्जन है किसका? पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन का। स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम लोग P से और RS से डिनोट करते हैं, जो कि मेजर करता है 2 रैंक वेरिएबल के बीच कैसा स्ट्रेंथ है और उनके बीच का डायरेक्शन क्या है। और गाइस,
रैंक ऑर्डर कोरिलेशन को निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो होता है 1 माइनस समेशन 6d² n तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ रिसर्च प्रपोजल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ। इन चारों ऑप्शन में से ऐसा वो कौन सा ऑप्शन है जो रिसर्च प्रपोजल को सबसे अच्छी तरीके से डिफाइन कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा फ्रेमवर्क फॉर डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, दूसरा ऑप्शन है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्च प्रोसेस फॉर अ रिसर्च प्रोजेक्ट, तीसरा ऑप्शन है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द रिसर्चर प्लान टू मेंटेन एन एथिकल पर्सपेक्टिव ड्यूरिंग द स्टडी, और लास्ट है हमारा आर्गुमेंट फॉर द मेरिट ऑफ द स्टडी। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्च प्रोसेस फॉर अ रिसर्च प्रोजेक्ट। ये ऑप्शन हमारा रिसर्च प्रपोजल को सबसे अच्छी तरीके से डिफाइन कर रहा है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ वेरिएबल दैट चेंजेस ड्यू टू द एक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल इज नोन एज द। आपके पास एक वेरिएबल है और उसमें चेंजेस हो रहे हैं। किसकी वजह से चेंजेस हो रहे हैं? ड्यू टू द एक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल की वजह से। तो जिस वेरिएबल में चेंजेस हो रहे हैं हम लोग उस वेरिएबल को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा दिया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरे में दिया है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, तीसरे में हमारा दिया डिपेंडेंट वेरिएबल और चौथे में हमारा दिया है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग मेजर करते हैं। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को मैनिपुलेट करके उसका इम्पैक्ट हम जिस वेरिएबल पर देखने की कोशिश करते हैं उसे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करने की वजह से या उसके एक्शन में चेंजेस करने की वजह से उसका इम्पैक्ट जिस वेरिएबल पर पड़ता है उस वेरिएबल को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस होने की वजह से ही डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस होते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच साइंटिफिक मेथड इज अ जनरेटिव अप्रोच टू रिसर्च। ऐसा कौन सा साइंटिफिक मेथड है जो कि रिसर्च का जनरेटिव अप्रोच को शो करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा दिया है डिडक्टिव मेथड, ऑप्शन नंबर 2 में हमारा दिया है इंडक्टिव मेथड, तीसरे में हमारा दिया है हाइपोथेसिस मेथड और चौथे में हमारा दिया है पैटर्न मेथड। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड वो साइंटिफिक मेथड होता है जो कि रिसर्च की जनरेटिव अप्रोच को शो करता है। तो आइए, हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है हमारे पास डिडक्टिव मेथड और एक होता है हमारे पास इंडक्टिव मेथड। इसको जानते हैं। डिडक्टिव मेथड को हम लोग टॉप डाउन अप्रोच या जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच भी बोलते हैं और इंडक्टिव अप्रोच को हम लोग बॉटम अप अप्रोच या स्पेसिफिक टू जनरल अप्रोच भी बोलते हैं। डिडक्टिव अप्रोच के अंदर हमारे पास कोई थ्योरी पहले से एग्जिस्ट करती है, उस थ्योरी की हम लोग टेस्टिंग करते हैं कि क्या वो थ्योरी सही है या नहीं। और इंडक्टिव अप्रोच के अंदर हमारे पास कोई थ्योरी पहले से नहीं होती है, हम लोग यहाँ पे थ्योरी बिल्ड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिडक्टिव अप्रोच के अंदर हमारे पास कोई हाइपोथेसिस पहले से है, उसको हम लोग टेस्ट करेंगे और इंडक्टिव अप्रोच के अंदर हम लोग हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं। तो आइए, हमारे पास डिडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच के कुछ प्रोसेस होते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडक्टिव अप्रोच के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। इंडक्टिव अप्रोच के प्रोसेस में 4 स्टेजेस आते हैं, जिसमें से सबसे पहला है हमारा ऑब्जर्वेशन, फिर आता है हमारा पैटर्न, फिर आता है हमारे पास टेंटेटिव हाइपोथेसिस और लास्ट में हम लोग थ्योरी को बिल्ड करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इंडक्टिव अप्रोच के अंदर हम लोग थ्योरी बिल्डिंग या फिर हम लोग हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं। इसी तरह डिडक्टिव अप्रोच के भी कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर वेरियस स्टेप शामिल किए जाते हैं, जिसमें से पहला स्टेप है हमारा, सबसे पहले हमारे पास कोई थ्योरी पहले से एग्जिस्ट करती है, उस थ्योरी के बेसिस पे हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको हम लोग कंफर्मेशन करते हैं कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है वो सही है या नहीं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इंडक्टिव अप्रोच वो अप्रोच होती है जहाँ पे हम लोग हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं या फिर कोई थ्योरी बिल्डिंग करते हैं,
वहीं अगर हम डिडक्टिव अप्रोच की बात करें तो डिडक्टिव अप्रोच के अंदर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं या फिर हमारे पास कोई थ्योरी पहले से है उसको हम लोग कंफर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का इन चारों ऑप्शन में से ऐसा वो कौन सा ऑप्शन है जो कि सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा दिया है नॉमिनल, ऑप्शन नंबर 2 में हमारा दिया है ऑर्डिनल, तीसरे में हमारा दिया है इंटरवल और चौथे में हमारा दिया है रेशियो। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल हमारा मेजरमेंट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। हमारे पास 4 तरह के स्केल होते हैं जिसमें से पहला है हमारा नॉमिनल स्केल, दूसरा है ऑर्डिनल स्केल, तीसरा है रेशियो स्केल और चौथा है हमारा इंटरवल स्केल। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। गाइस इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये चारों स्केल लाए क्यों गए। सबसे पहले हमारा नॉमिनल स्केल लाया गया। नॉमिनल स्केल में कुछ कमियां थी, उस कमी को दूर करने के लिए हम लोग ऑर्डिनल स्केल लाए। ऑर्डिनल स्केल को यूज़ करने के बाद उसमें भी कुछ कमियां निकली, उस कमियों को दूर करने के लिए हम लोग इंटरवल स्केल को लाए। इंटरवल स्केल में भी कुछ कमियां थी, इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग रेशियो स्केल यूज़ करते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग इन चारों का मतलब समझते हैं। सबसे पहला है हमारा नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल के अंदर हम लोग वेरिएबल को नेम प्रोवाइड करते हैं या फिर उसको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दूसरा है हमारा ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल के अंदर हम सबसे पहले वेरिएबल को नेम या कैटेगरी प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको रैंक या ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह तीसरा स्केल है हमारा इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल के अंदर हम सबसे पहले वेरिएबल को नेम या कैटेगरी प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको रैंक प्रोवाइड करते हैं। रैंक प्रोवाइड करने के बाद जो दो वेरिएबल के बीच का रैंक है उन दोनों का बीच का डिफरेंस हमेशा इसमें इक्वल होता है। और लास्ट में हमारा आता है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल के अंदर वेरिएबल की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है। तो आप ये सभी चीज़ों को याद रखिएगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अनदर नेम फॉर अ लिंकर्ड स्केल इज अ। लिंकर्ड स्केल का अनदर नाम क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा दिया इंटरव्यू प्रोटोकॉल, दूसरे में हमारा दिया है इवेंट सैम्पलिंग, तीसरे में हमारा दिया समेटेड रेटिंग स्केल और लास्ट में हमारा दिया है रैंकिंग। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स समेटेड रेटिंग स्केल। लिंकर्ड स्केल को हम लोग समेटेड रेटिंग स्केल भी कहते हैं। तो गाइस इसको आप सिंपली याद कर लीजिएगा कि लिंकर्ड स्केल को हम लोग समेटेड रेटिंग स्केल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं। When each member of a population has an equally likely chances of being selected, this is called। जब आपकी पॉपुलेशन में सभी सैंपल्स के सेलेक्ट होने के इक्वल चांस हो तो ऐसी सैम्पलिंग को हम लोग कौन सी सैम्पलिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा दिया है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन नंबर 2 में हमारा दिया है कोटा सैम्पलिंग, तीसरे में हमारा दिया है स्नोबॉल सैम्पलिंग और चौथे में हमारा दिया है रैंडम सैम्पलिंग मेथड। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स रैंडम सैम्पलिंग मेथड। गाइस हमारे पास 2 तरह के सैम्पलिंग के मेथड होते हैं। पहला होता है हमारा रैंडम सैम्पलिंग मेथड और दूसरा होता है हमारा नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। रैंडम सैम्पलिंग मेथड के अंदर पॉपुलेशन के जो सभी सैंपल्स होते हैं उन सभी सैंपल्स के सेलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं, बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पॉपुलेशन के जो सैंपल्स होते हैं उन सभी सैंपल्स के सेलेक्ट होने के इक्वल चांस नहीं होते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड जनरली रिक्वायर द लार्जेस्ट सैंपल साइज। गाइस आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, आप इनको कंसीडर करके आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सैंपल साइज की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा दिया है क्लस्टर सैम्पलिंग, दूसरे में हमारा दिया है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तीसरे में हमारा दिया सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और चौथे में हमारा दिया है प्रोपोर्शनल स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सैंपल साइज की ज़रूरत पड़ती है। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल
जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी टनटना दीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।